नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हमारी हिंदी की क्लास और हिंदी की क्लास में आज हम आपको एक नया टॉपिक पढ़ाएंगे। उस टॉपिक का नाम होगा वाक्य। अभी तक आपने देखा हम शब्द पढ़ा चुके हैं और आज जो हमारा तीसरा चैप्टर है वो होगा वाक्य। आज हम वाक्य को समझते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? कोई बच्चा बताएगा कि हम वाक्य किसे कहते हैं? बता सकते हो आप लोग? बोलो, पता है किसी को वाक्य किसे कहते हैं? अपनी अपनी कॉपी पे डेफिनेशन लिख लो, परिभाषा। अगर आप वाक्य की परिभाषा लिख रहे होंगे तो आप परिभाषा में लिखेंगे। परिभाषा में लिख लीजिए। तो परिभाषा लिखिए आप लोग। एक विचार को पूर्णता से प्रकट करने वाले शब्द समूह वाक्य कहलाते हैं। वाक्य कहलाते हैं। आप लोग परिभाषा लिख लीजिए। परिभाषा है आपकी, एक विचार को पूर्णता से प्रकट करने वाले शब्द समूह वाक्य कहलाते हैं। शब्दों का एक ऐसा समूह जो किसी विचार को, किसी बात को पूर्णता प्रकट करता है, उसे हम वाक्य कहते हैं। जैसे उसे हम वाक्य कहते हैं। एग्जांपल लिख लीजिए आप लोग। जैसे राम बाजार जाता है। उदाहरण देखिए, आप लोग लिखा होगा राम बाजार जाता है। इसमें जो शब्द, देखो कौन कौन शब्द यूज हुए। एक तो शब्द हो गया इसमें राम, एक हो गया बाजार, एक हो गया जाता और एक हो गया है। इसमें चार शब्दों का समूह है और एक विचार पूर्णता से प्रकट हो रहा है कि कौन जाता है? राम। कहाँ जाता है? बाजार। एक बात पूरी हो गई। राम कहाँ जाता है? राम बाजार। तो एक आपने देखा होगा, परिभाषा पे दोबारा देख लीजिए। एक विचार को, विचार जो था, पूर्णता से प्रकट करने वाले शब्द समूह वाक्य कहलाते हैं। चाहो तो उदाहरण नंबर दूसरा देख लीजिए। तोता डाली पर बैठा है। तोता डाली पर बैठा है। क्या मेरी बात पूरी हो रही है? तोता डाली पर बैठा है। मैं कहूं तोता मेज पर बैठा है, तोता छत पर बैठा है, तोता कहां बैठा है? बात पूरी हो रही है? विचार पूरे आ रहे हैं? तो ऐसे शब्द समूह जो बात को पूर्णता प्रकट करते हैं उन्हें हम वाक्य कहते हैं। आप नोट कर लीजिए। नोट कर लिया आपने? अगर नोट कर लिया तो देखिए, अगर नोट कर लिया तो यहां पे अगली लाइन से लिखेंगे, अगली हेडिंग डालेंगे कि स्टार बना के लिखेंगे ऐसे करके। वाक्य के दो भाग होते हैं। वाक्य के दो भाग होते हैं। वाक्य के दो भाग होते हैं। नंबर एक, पहला भाग होता है उद्देश्य। पहला भाग होता है उद्देश्य और दूसरा भाग होता है विधेय। दूसरा भाग होता है विधेय। उद्देश्य को हम इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। उद्देश्य को इंग्लिश में हम सब्जेक्ट कहते हैं और विधेय को इंग्लिश में हम प्रेडिकेट कहते हैं। विधेय को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? प्रेडिकेट। उद्देश्य को सब्जेक्ट और विधेय को प्रेडिकेट। तो हिंदी में वाक्य के दो भाग होते हैं, ठीक है? एक उद्देश्य, दूसरा विधेय। अब अपने ऊपर वाले वाक्य देख लीजिए कि इसमें उद्देश्य कौन सा होगा और विधेय कौन सा होगा। देखो, उद्देश्य जो होता है, अगर आप उद्देश्य से ना समझें तो इतना समझ लीजिए कि जिसके लिए वाक्य में जो मेन होता है, वाक्य में जो मुख्य होता है, वह आपका उद्देश्य होता है। या फिर उद्देश्य को क्या कहते हैं हम? सब्जेक्ट। आप बताइए, राम बाजार जाता है, इसमें सब्जेक्ट क्या है? राम। इसमें क्या है सब्जेक्ट? राम। तो राम आपका क्या हो गया? उद्देश्य। क्या हो गया? उद्देश्य, जिसे हम इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। और सब्जेक्ट के अलावा जो कुछ भी बचा वो कहलाता है पूरा प्रेडिकेट। क्या कहलाता है बेटा? बस प्रेडिकेट।
जिसे हम हिंदी में विधेय कहते हैं। ऐसे ही तोता डाली पर बैठा है, तो मुख्य कौन है? तोता। तो उद्देश्य हमारा हो गया तोता, उद्देश्य हमारा हो गया तोता। और डाली पर बैठा है, ये पूरी लाइन क्या हो गई? विधेय। बात समझ में आ रही है? अगर बात समझ में आ रही है तो इसे नोट कर लीजिए कि राम बाजार जाता है, इसमें राम आपका सब्जेक्ट है, बाजार जाता है ये प्रेडिकेट है, तोता डाली पर बैठा है, तोता आपका उद्देश्य है, और डाली पर बैठना विधेय है। अगर समझ में नहीं आए तो आप पूछ लीजिए, कोई बात। नोट कर लिया? मिटाएं इसको। चलिए आप आगे डाले हेडिंग वाक्य के प्रकार। आप हेडिंग डालिए वाक्य के प्रकार। अगर वाक्य के प्रकार की बात करें तो वाक्य दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक वाक्य होता है, देखो वाक्य के प्रकार दो होते हैं और दोनों ही प्रकार इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हम दोनों पढ़ेंगे। तो हम पहला प्रकार पढ़ेंगे इसमें अर्थ के आधार पर। पहला हम पढ़ेंगे बेटा अर्थ के आधार पर। आप हेडिंग डाल लीजिए, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही आप लोग लिखेंगे। आपके नोट्स हमेशा के लिए बन जाएंगे, ठीक है, आजीवन काम आएंगे आपको जब तक आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे। तो अर्थ के आधार पर लिखें। इसमें 8 प्रकार होते हैं। अर्थ के आधार पर भी कितने प्रकार होते बेटा? 8 प्रकार होते हैं। इसमें भी 8 प्रकार होते हैं, और उस 8 प्रकार में सबसे पहला प्रकार आप डालेंगे, सबसे पहला प्रकार डालेंगे आप विधानार्थक वाक्य। विधानार्थक वाक्य जिसे हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। विधानार्थक वाक्य डालेंगे इसमें, जैसे चाहो तो इंग्लिश में लिख सकते हो असर्टिव सेंटेंस जिसे बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंस होते हैं ये, ठीक है। अच्छा देखो, इन वाक्यों को जब आप हेडिंग डाल रहे हैं तो इनकी परिभाषा भी लिख लो। एक लाइन की परिभाषा है और एक दो एग्जाम्पल लिखा देंगे इसके, ठीक है। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे आप, इसमें लिखें परिभाषा, इसमें किसी बात का साधारणता या साधारण रूप से होना पाया जाता है। इसमें क्या होता है? किसी बात का साधारण रूप से होना पाया जाता है, बिल्कुल ना कोई इफ एंड बट, ना नेगेटिव, ना प्रश्न वाचक, कुछ नहीं होता, सिर्फ साधारण वाक्य होते हैं, ठीक है। जैसे आप जैसे कोई वाक्य लिख सकते हैं, जैसे हमने पहला वाक्य भी आपको लिखाया था, राम बाजार जाता है, तो हम लिख लेते हैं दूसरा वाक्य कि सीता खाना पकाती है। सीता खाना पकाती है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल और लिख सकते हो आप चाहो तो। क्या? दूसरा एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, किशन लाल नाम है, किशन लाल और सपना ताजमहल देखने गए। ये वाक्य भी कैसा वाक्य है? साधारण वाक्य है। किशनलाल और सपना ताजमहल देखने गए, ठीक है। तो इसमें वाक्य असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं, विधानार्थक वाक्य जो होते हैं, उनको साधारणता होते हैं, ना उसमें नेगेटिव होगा, ना क्वेश्चन मार्क होगा, ना उसमें आप एक्सक्लेमेटरी कुछ होगा, बस कैसे होंगे? साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंस कहलाते हैं विधानार्थक वाक्य, ठीक है। नंबर 2 डालें। नंबर 2 निषेधार्थक वाक्य। निषेधार्थक वाक्य, अब देखो जो निषेधार्थक होता है मतलब नेगेटिव, आप बात समझ रहे हैं ना। निषेधार्थक को इंग्लिश में कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव समझते ही हो, इसमें किसी बात का ना होना पाया जाए या फिर नकारात्मक सेंस होता है, उसे कहते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस। जैसे लिख लिए, परिभाषा लिखोगे? लिख लीजिए परिभाषा, सबकी लिख रहे हो तो। इसमें किसी बात का ना होना
ना होना पाया जाता है, ना होना पाया जाता है। इसमें किसी बात का ना होना पाया जाता है, या फिर कोई बात जो होती है वो नेगेटिव सेंस में होती है, नकारात्मक सेंस में होती है। जैसे जैसे उदाहरण में लिखेंगे आप, सपना अपना कार्य, सपना अपना कार्य समय पर नहीं करती है, सपना अपना कार्य समय पर नहीं करती है। आप देख रहे हैं नेगेटिव सेंस आ गया, नहीं आ गया? नॉट का जिक्र जहां होगा वहां वाक्य कैसा होगा? नेगेटिव, मतलब निषेधार्थक वाक्य। कोई दिक्कत? अगला तीसरा लिखेंगे, इसको मिटा दें, ठीक है। नंबर 3 डालिए, आज्ञार्थक वाक्य। नंबर 3 डालेंगे आप, आज्ञार्थक वाक्य। देखो ये सब वाक्य नाम से ही स्पष्ट हो रहे हैं। जैसे क्या होता है, आज्ञार्थक में वो कह रहा है आज्ञा वाले वाक्य, विधानार्थक थे मतलब साधारण वाक्य, निषेधार्थक थे तो नेगेटिव वाले वाक्य, और आज्ञार्थक तो आज्ञा वाले वाक्य। तो इसमें आप लिख सकते हैं, इसमें किसी बात को आज्ञा, इसमें किसी बात को आज्ञा, उपदेश या आदेश, इसमें किसी बात का लिखिए, इसमें किसी बात का आज्ञा, उपदेश या आदेश के रूप में होना पाया जाता है, होना पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे अब देखो, आज्ञार्थक वाक्य में कोई एक एग्जांपल बताइए। जैसे आज्ञा वाली कोई बात हो, बताइए जरा आप लोग। हम कह सकते हैं कल सभी को आना है, कल सभी को आना है। तो आप लिख लीजिए, पहला एक लिख लीजिए, कल सभी को आना है। ठीक है। एक चाहो तो दूसरा वाक्य और लिख लो, शीघ्र जाओ या जल्दी जाओ, है ना, शीघ्र जाओ। दिखाई दे रहा है आपको यहां तक? ठीक है, शीघ्र जाओ वरना, शीघ्र जाओ वरना गाड़ी छूट जाएगी, गाड़ी। तो इसमें एक आज्ञा मिल रही है, क्या मिल रही है? कि शीघ्र जाओ वरना गाड़ी छूट जाएगी, जल्दी जाओ वरना गाड़ी छूट जाएगी। तो एक आज्ञा है। नंबर 4 डालेंगे, प्रश्नार्थक वाक्य। नंबर 3 हो गया, नंबर 4 डालेंगे प्रश्नार्थक वाक्य। अब देखो ना, आज्ञार्थक नाम से स्पष्ट था, ऐसे प्रश्नार्थक भी नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसे कोई वाक्य जिसमें प्रश्न के भाव का बोध हो, उसमें किसी प्रश्न के भाव का बोध हो, उसे हम प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे चलो पहले परिभाषा लिख लो इसकी, इसमें, या फिर ऐसे लिखो, छोड़ो, ऐसे वाक्य जिनसे प्रश्न के भाव का बोध हो, प्रश्न के भाव का बोध हो, ऐसे वाक्य जिनसे प्रश्न के भाव का बोध हो, प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे आप जैसे में देखेंगे, अगर मैं आपसे पूछूं तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम, बताओ क्या नाम है तुम्हारा? कृष्ण मोहन। तो ऐसे ही जैसे तुम्हारा क्या नाम है, तो एक प्रश्न का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो आप चाहे तो लिख सकते हैं तुम्हारा क्या नाम है,
तुम्हारा क्या नाम है, ठीक है। और जो ऐसे सारे प्रश्न जिसमें प्रश्न के भाव का बोध, जिसमें प्रश्नवाचक शब्द आते हो, उसमें प्रश्न का भाव होता हो, वो सब क्या कहलाएंगे, प्रश्नार्थक वाक्य कहलाएंगे। जैसे दूसरा वाक्य ले सकते हो चाहो तो, वह कौन है, वह कौन है, तो दूसरा वाक्य लिख लीजिए आप, वह, अरे बोलो वह कौन है। अब हमने कहा वह कौन है, तो हो सकता है वह कोई आदमी हो, अरे बोलो आदमी के रूप में कोई बहरूपिया हो, क्यों भाई, वह कौन है, पता नहीं कौन है, आप जवाब देंगे जो भी है कि वह कौन है, ठीक है। यहाँ तो नोट कर लिया, ठीक है। ऑनलाइन वाले छात्र सब स्क्रीनशॉट ले ले चाहो तो, ठीक। अगला डाले आप 5वां, इसमें मिटाए इच्छार्थक वाक्य, नंबर 5 डालेंगे आप, इच्छार्थक वाक्य। देखो इच्छार्थक वाक्य में क्या होता है, इच्छा का अभाव है ना, तो आप लिख लो, जिस वाक्य से, परिभाषा लिखेंगे आप, जिस वाक्य से इच्छा या आशीष के भाव का बोध हो, जिस वाक्य से इच्छा या आशीष के भाव का बोध हो उसे इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे अब इच्छा तो कुछ भी हो सकती है, क्यों भाई, इच्छा तो कुछ भी हो सकती है। जैसे आप लोग आए सुबह सुबह, आपने कहा सर नमस्ते, अरे हाँ है ना, आपने चरण स्पर्श किया तो हम कहेंगे दीर्घायु हो, ये हमारी इच्छा है कि आप क्या हो, दीर्घायु हो। आप धनवान बने, खुश रहो, आपने देखा गांव में कहते हैं लोग कि पंडित जी पाए गए कहते हैं, तो क्या कहते हैं, खुश रहो। तो ये सब क्या है, इच्छाएं तो है, चिरंजीवी हो, शतायु हो, तो कुछ भी लिख लीजिए आप 2-3, एक तो लिख लो दीर्घायु हो, ठीक। अब देखो दीर्घायु जब होगा तो ऐसे ही आप करेंगे, धनवान बनो, दीर्घायु हो, कॉमा लगा दीजिए, धनवान बनो, खुश रहो। लेकिन सब ये कैसे हैं, एक्सक्लेमेटरी हैं, तो यहां सब पे क्या लगेगा, एक्सक्लेमेटरी साइन, धनवान बनो यहां भी लगेगा, खुश रहो और यहां भी लगेगा, ठीक है। जानते हैं ना विस्मयादिबोधक चिन्ह, यहां लगेगा वो, भले ही वाक्य इच्छा वाला है, क्योंकि जो विस्मयादिबोधक वाक्य होते हैं उनके भी 8 प्रकार होते हैं, तो वो आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। ये हमारा SSGD, उत्तर प्रदेश पुलिस, ठीक है ना, इन सब परीक्षाओं को देखते हुए बैच लगाया गया है। उत्तर प्रदेश लेखपाल का और वन रक्षक का, वन दरोगा का, इसमें सब कुछ फंस जाएगा, तो इतना डिटेल में नहीं जाइए, क्योंकि विस्मयादिबोधक के भी 8 प्रकार होते हैं, तो उसमें एक आता है आशीर्वाद सूचक, तो वहां ये आपको यूज होता है, ठीक है। नंबर 6 डालें आप, नंबर 6 आपका होगा संदेहार्थक वाक्य, डाउट वाले, संदेहार्थक वाक्य, डाउट इंडिकेट सेंटेंस, डाउट इंडिकेट सेंटेंस। संदेहार्थक वाक्य क्या होते हैं, देखो इच्छार्थक में क्या था, वाक्य से इच्छा या आशीष का भाव उत्पन्न हो, क्यों, और संदेहार्थक से क्या होगा, वाक्य से संदेह का भाव उत्पन्न हो। तो लिख लीजिए, जिस वाक्य से, नाम से स्पष्ट सब कुछ, जिस वाक्य से संदेह के भाव का बोध हो, संदेह के भाव का बोध हो। और पूरा नहीं लिखा है कि उन्हें ये कहते हैं, वो तो कहते ही है, ठीक है। हमारे पास जगह कम है, आप चाहो तो अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। जैसे संदेह के भाव का उत्पन्न बोध हो, जैसे आप जैसे में लिखेंगे, बताओ आप लोग बताइए कोई वाक्य, जैसे संदेह वाला कोई वाक्य बताइए, बोलो। हमको ऐसा लगा कि उसने खाना खाया, शायद कल वर्षा हो, शायद, समझ रहे हो, संदेह है इसमें।
बात समझ रहे हो? लिख लो, यही लिख लो, पहले तो यही लिखो, शायद कल वर्षा होगी, शायद कल वर्षा होगी। दूसरा वाक्य बोलो, शायद कल वह आए, ये भी हो सकता है, क्यों भाई? शायद पापा ने खाना खा लिया होगा, क्यों? पापा ऑफिस चले गए होंगे, शायद पापा ऑफिस चले गए होंगे। वह तुम्हें भूल चुका होगा, तो शायद तो है ये कि शायद वह मुझे भूल चुकी होगी। तो ये सब क्या होंगे? संदेहार्थक वाक्य हैं, ठीक है। अगला लिखो नंबर 7। बेटा कितने खुश हो रहे हो? विस्मयादिबोधक वाक्य लिख लीजिए। देखो जिसे भूलना होगा वो भूल जाएगा, ठीक है, चाहे आप कुछ कर लो। विस्मयादिबोधक वाक्य, ये लड़कियां बहुत खुश हो रही हैं। हाँ लिखो भैया, जिस वाक्य से विस्मय के भाव, विस्मय समझते हैं ना, विस्मय या फिर लिख लीजिए आश्चर्य, विस्मय या फिर आश्चर्य के भाव का बोध हो, विस्मय या फिर आश्चर्य के भाव का बोध हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। आश्चर्य कैसे होगा? ठीक है, आप बताइए कोई वाक्य, जैसे बोलिए, जैसे प्यारे बच्चों, जैसे बोलो, बोलिए। आहा कैसा सुहावना मौसम है। आहा लिखो बेटा, आहा, ये तो आहा लिख गया। आहा और आहा में बड़ा अंतर है। आहा आदमी तब करता है जब विपत्ति में होता है, और आहा तब करता है जब वह बहुत खुश होता है। आहा और विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाओगे। कैसा सुहावना मौसम है, आप बा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सुहावना मौसम है। लेकिन बा हम अधिकांश तब लगाते हैं जब हम कोई चीज खाते हैं, वाह मजा आ गया, कोई बहुत अच्छी चीज देख लें, वाह क्या बात है। बात समझ रहे हो ना? ये सब क्या होगा? आहा कैसा सुहावना मौसम है। बात समझ रहे हो? एक आप भी, जैसे आप मान लो इस लड़के का नाम कृष्ण मोहन है, ये बहुत सीधा बच्चा है, हमारे क्लास में इसको सब सीधा कहते हैं, ठीक है। आप लोग बाहर बैठे हो और ये कमरे में अकेले डांस कर रहा है, और एक लड़का कोई जाके चुपके से आपको खबर दे कि कृष्ण मोहन डांस कर रहा है, तो आप लोग कहोगे हैं? क्या कहोगे? हैं, कृष्ण मोहन डांस कर रहा है, मतलब आप एकदम आश्चर्य में पड़ जाओगे। ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं? विस्मयादिबोधक या फिर आश्चर्यबोधक वाक्य। तो एक आध और लिख लीजिए, वाह लिख लीजिए, वाह क्या बात है। अगर इसने डांस अच्छा कर दिया और आपने देख लिया और आप देख रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? वाह क्या बात है, यही तो कहोगे। तो ऐसे वाक्य क्या कहलाएंगे? विस्मयादिबोधक वाक्य। नंबर 8 डालें, इसको मिटाते हैं, नंबर 8 डालिए। चलिए 8 नंबर वाक्य डाल लीजिए कि 8वां प्रकार कौन सा होता है। तो 8वां प्रकार होता है प्यारे बच्चों, संकेतार्थक वाक्य। देखो कुछ लोग समझ रहे होंगे कि विस्मयादिबोधक बाद में होता है, संकेतार्थक पहले होता है, तो इसका कोई सीक्वेंस नहीं है। आप अपनी सुगमता के लिए, अपनी आसानी के लिए इसको कैसे पढ़ सकते हो। एग्जामिनर कभी ऐसे प्रश्न नहीं पूछता कि कौन कैसा होता है। तो संकेतार्थक वाक्य क्या होता है? देखो संकेतार्थक वाक्य वह होते हैं प्यारे बच्चों जिसमें किसी बात का संकेत मिलता हो, जिनसे किसी बात का संकेत के भाव उत्पन्न होते हो। तो आप लिख लीजिए, जिस वाक्य से संकेत का बोध हो। परिभाषा लिखेंगे आप, जिस वाक्य से संकेत का बोध हो। जिस वाक्य से संकेत का बोध हो उसे संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे आप बताइए कोई वाक्य संकेत वाला। संकेत ये दे रहे हैं आपको, यदि राम को कुछ हुआ तो सीता जी नहीं पाएंगी।
यदि राम को कुछ हुआ तो सीता जी नहीं पाएंगे। हाँ, यदि तुम कानपुर चलो तो मैं भी चलूंगा। संकेत क्या है? यदि तुम कानपुर चलो तो मैं भी चलूंगा। संकेत तो है ये। अरे बोलो। अगर घर में आज मलाई कोफ्ता बनेगा तभी मैं खाऊंगा। ये क्या है? संकेत है। बात समझ रहे हो? तो आप दो वाक्य कोई लिख लीजिए। पहला वाक्य लिखें, यदि राम को कुछ हुआ तो सीता जी नहीं पाएंगी। दूसरा वाक्य लिख लीजिए, यदि तुम, संकेत है बेटा ये, यदि तुम कन्याकुमारी चलो। कन्याकुमारी जाओगे आप लोग? बेटा नौकरी के बाद जाना, नौकरी पहले अलग कर लो, नौकरी मिल जाए। यदि तुम कन्याकुमारी चलो तो मैं भी चलूं। हम लोग सब साथ में चलेंगे, लेकिन कब? जब तुम्हारी नौकरी लग जाएगी तब। ठीक है, नोट कर लीजिए। आपने पढ़ा वाक्य कैसे कहते हैं, मैं एक बार पूरा रिपीट कर रहा हूं। एक विचार को पूर्णता से प्रकट करने वाले शब्द वाक्य कहलाते हैं। आप लोग अपनी कॉपी पे देखिए जो आप नोट किया वहां। वाक्य के दो भाग होते हैं, नंबर एक उद्देश्य और नंबर दूसरा विधेय। उद्देश्य को इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं और विधेय को इंग्लिश में प्रेडिकेट कहते हैं। जिसके बारे में मुख्यतः बात कही जाती है वो उद्देश्य कहलाता है, और उद्देश्य के अलावा वाक्य का पूरा भाग विधेय कहलाता है। हमने आपको बताया कि वाक्य के दो प्रकार होते हैं, नंबर एक अर्थ के आधार पर और दूसरा बताएंगे रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर हमने आपको वाक्य के 8 भाग बताए। बेटा कितने बताए? 8 भाग। और उन 8 प्रकार हमने आपको पढ़ा दिए। नंबर एक पहला था विधानार्थक वाक्य, दूसरा था निषेधार्थक वाक्य, तीसरा था प्रश्नार्थक वाक्य, फिर चौथा था आज्ञार्थक वाक्य, चौथा प्रश्न, अच्छा उल्टा कर दिया हमने। तो पहला हो गया विधानार्थक, दूसरा नेगेटिव वाला, तीसरा आज्ञार्थक, चौथा प्रश्नार्थक, पांचवा इच्छार्थक, छठा संदेहार्थक, सातवां और आठवां संकेतार्थक। तो हम अगले भाग में मिलेंगे आपसे, और जिसके बारे में और जिसमें बताया जाएगा आपको वाक्य की रचना के आधार पर। आप अपनी कॉपी पे अगली हेडिंग डाल के उनको तैयार रखें। अगली वीडियो में आपको बताएंगे हम रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं और उनका वर्गीकरण कहां से होता है। मैक्सिमम परीक्षाओं में सबसे ज्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं वो रचना के आधार पर ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को दबा दें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, और कोई भी समस्या हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए, जय हिंद।